नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे एक मुख्यमंत्री की फटी हुई सोच पर। महिलाओं को लेकर, महिलाओं के पहनावे को लेकर उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक विवादित और एक खराब बयान दिया है। सामाजिक दृष्टिकोण से इसकी बेहद आलोचना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को उत्तराखंड से हटाया था तो यह उम्मीद की थी कि एक बेहतर, विनम्र, सौम्य और कम बोलने वाला मुख्यमंत्री वो उत्तराखंड भेज रहे हैं। लेकिन शायद ये भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान की चूक कही जाएगी कि वो तीरथ सिंह रावत को ठीक से भांप नहीं पाए और उनका आकलन नहीं कर पाए। विवादों में ये बहुत आगे निकल चुके हैं और इतना आगे निकल चुके हैं जहां आज पूरी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ तीरथ सिंह रावत की वजह से और विशेषकर महिलाओं में बेहद बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के कट्टर से कट्टर समर्थक भी तीरथ सिंह रावत की घनघोर आलोचना उनके कारनामों की वजह से कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत ने न सिर्फ रिप्ड यानी फटी हुई जीन्स पहनने को लेकर महिलाओं पर आपत्ति जताई, बल्कि उन्होंने बताया कि जहाज पे बैठने के बाद वो महिला को किस तरह से घूर रहे थे, ऊपर से नीचे तक, गम बूट से लेकर ऊपर तक। और ऐसा बताते समय वो बड़ा गर्व महसूस कर रहे थे। भारतीय कानून के मुताबिक किसी महिला को घूरना अपराध है। तीरथ सिंह रावत ने अपराध किया है। अगर वो महिला चाहे तो तीरथ सिंह रावत की इस सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है। एक मुख्यमंत्री का काम होता है राज्य को चलाना, जन कल्याण और परोपकारी कार्य करना और शासन प्रक्रिया को निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ निष्पादित करना। यह एक मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। त्रिवेंद्र को हटाने और तीरथ को लाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा थी कि उत्तराखंड के लोगों की नाराजगी दूर हो, वहां की महिलाओं की नाराजगी दूर हो। लेकिन तीरथ रावत बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं और उनके इस बयान ने भारतीय जनता पार्टी को बेहद फजीहत कराई है। एक मुख्यमंत्री की सोच क्या यह होगी कि उसके राज्य के या उसके देश के नागरिक कैसे कपड़े पहने? क्या यह मुख्यमंत्री का काम है कि यह तय करना कि कौन एनजीओ चलाएगा, कौन यूनिवर्सिटी में क्या कपड़े पहनकर जाएगा? यह तय करने का अधिकार क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को है? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या किसी मुख्यमंत्री को इतना जेंडर बायस होना चाहिए? महिलाओं के प्रति ऐसी घिनौनी सोच होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री की? इसके पीछे उनके पास क्या तर्क हैं? जब आप भारतीय संस्कृति की दुहाई देते हुए महिलाओं पर अपने प्रतिबंध थोपने की कोशिश करते हैं तो दरअसल आप भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे होते हैं। 21वीं सदी में हैं हम, मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, लेकिन तीरथ जैसे राजनेताओं की सोच नहीं बदली है। उनकी सोच वैसी ही फटी हुई है जैसे कि जीन्स। महिलाएं क्या पहने ये उन्हें तय करने दीजिए। वो क्या खाती हैं उन्हें तय करने दीजिए। वो कौन सा काम करना चाहती हैं उन्हें तय करने दीजिए। वो एनजीओ चलाना चाहती हैं या प्रोफेशनल बनना चाहती हैं या बेहतर काम करना चाहती हैं उन्हें करने दीजिए। 2 बच्चों की मां होने के बाद भी कोई महिला समाज के प्रति समर्पित है और एनजीओ चलाती है और लोगों के बीच जाकर काम करती है तो उस पर ऐसी फूहड़ टिप्पणी किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती है। यह अक्षम्य है, यह बेहद घटिया बात है और इसे समाज में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी सिविलाइज्ड यानी सभ्य समाज में एक मुख्यमंत्री का, एक जनप्रतिनिधि का इस प्रकार का बयान यह महिलाओं के लिए निहायत अपमानजनक है। यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है जहां हम महिला को देवी का दर्जा देते हैं और वहां पर इस तरह की घिनौनी बातें एक चीफ मिनिस्टर करे तो थोड़ा समझ से परे है। वैसे जब तक कुर्सी नहीं मिली थी तीरथ रावत बहुत विनम्र और सौम्य बताए जा रहे थे, लेकिन जैसा कि उत्तराखंड की लीडरशिप के साथ एक अभिशाप है कि जो भी इस कुर्सी पर बैठता है उसके साथ यही होता है, तो तीरथ को भी यही बीमारी लग गई। यह लीडरशिप की अभिशापिता है और शायद उत्तराखंड के हमारे प्यारे भाइयों बहनों का दुर्भाग्य होगा कि इस प्रकार के आचरण और ऐसा स्टेटमेंट देने वाला एक मुख्यमंत्री महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखता है। यह जेंडर बायसनेस की इंतहा है। एक राज्य के मुख्यमंत्री से आप समानता की उम्मीद रखते हैं, वो संविधान की शपथ लेता है जहां सबको बराबरी का दर्जा है। उस बराबरी के दर्जे में ये संविधान विरोधी बातें
तीरथ सिंह रावत ने कही हैं। ये इनकी किस प्रकार की सोच का नतीजा है और आप किस दौर के जीवन में जी रहे हैं। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, महिलाओं की बराबरी की बात कही जाती है, लेकिन शासन तंत्र हो, प्रशासनिक तंत्र हो, राजनीति हो या फिर इस प्रकार के नेताओं की सोच, महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है और आचरण क्या है उनका, और किस प्रकार के उनकी मानसिकता है महिलाओं को लेकर, यह सिर्फ तीरथ एक प्रतिबिंब है। तीरथ जैसी मानसिकता के राजनेता और समाज में लोग भरे पड़े हैं जो सच में महिलाओं के विरोधी हैं, महिलाओं को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं। महिलाएं जब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहती है तो उनको रोकने की कोशिश होती है, उन्हें अपमानित करने की कोशिश होती है, उन्हें लटकाने, भटकाने, फंसाने की कोशिशें होती हैं। अगर कोई महिला आगे निकल कर आई और उसने कुछ अचीव किया तो यकीन मानिए किसी पुरुष के मुकाबले उसने दोगुनी मेहनत की होगी, क्योंकि उसने परिवार का तिरस्कार झेला है, समाज का तिरस्कार झेला है, अपमान झेला है, फिर उसने पोजीशन अचीव की है। यह दुनिया पुरुषों की है और यहां कोई महिला मुकाम बनाती है, कोई स्थान हासिल करती है तो यकीन मानिए कि बहुत कम पुरुष हैं जिन्हें अच्छा लगता है। बड़े बड़े मंचों पर या भाषण देकर जेंडर इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन अंदर कुंठा भरी हुई है। यह समाज इतना दोमुहा है और इतने दोगले चरित्र का है कि यह सामने कहता है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन अंदर से इतनी भयानक कुंठा है कि महिलाओं को एक कदम आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। और यह समाज के हर क्षेत्र में है। आप कहीं का भी उठा के उदाहरण देख लीजिए, महिलाएं जब आगे बढ़ी हैं उन्हें रोका, अपमानित किया गया है, तिरस्कृत किया गया है, अनदेखी की गई है। और तीरथ सिंह रावत जैसी सोच वाले लोग या एमएल खट्टर वाले सोच जैसी लोग जो कहते हैं कि जीन्स पहनने के कारण बलात्कार होता है, तो क्या हाथरस की बच्ची ने जीन्स पहना था? क्या गोंडा की बच्ची ने जीन्स पहना था? मैं पूछना चाहता हूं, क्या अंबेडकर नगर की दलित बच्ची ने जीन्स पहना था? नहीं पहना था। तो फिर उनके साथ ऐसी घटना क्यों हुई? यह बताता है कि एक समाज के रूप में हमारी मानसिकता कितनी विकृत है, हम महिलाओं को किस तरह से देखते हैं। हम सिर्फ दिखावे के लिए उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं, जबकि हमें इंपावर्ड नहीं करना चाहते हैं। यह हमारी मानसिकता है। भारतीय समाज के पुरुष दोहरी मानसिकता के लोग हैं और इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। हो सकता है कि मेरी बातें बुरी लग रही लगेंगी, क्योंकि आप में से इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे बहुत से लोग इस मानसिकता के हैं जो तीरथ रावत का समर्थन करते हैं। भारतीय संस्कृति के नाम पर इस दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, समाज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, समाज में बंटने और मिलने वाली चीजों पर अपना सर्वाधिकार पुरुष समझते हैं, जिसका नेतृत्व तीरथ सिंह रावत जैसी वाले सोच वाले नेता करते हैं। यह एक व्यक्ति की सोच नहीं है, व्यक्तियों के एक समूह की सोच है जो तीरथ रावत के रूप में निकलकर सामने आई है, और इससे ज्यादा अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि तीरथ सिंह रावत अपने बयान पर क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि उन्होंने सामाजिक अपमान किया, महिलाओं का अपराध भी किया है, क्योंकि महिला को घूरना अपराध है और उन्होंने गमबूट से देके ऊपर तक घूरा है और खुद स्वीकारा है। तो आप समझिए किस मानसिकता के लोग हैं ये। जब आप कहते हैं बेटी बचाओ और उस वक्त एक जनप्रतिनिधि बेटियों को घूर रहा है और उसका वो सार्वजनिक तौर पर छाती ठोक के एज ए चीफ मिनिस्टर ऐलान भी कर रहा है और अब तक समाज चुप है, यही तो मैं कहता हूं कि ये आपका दोगलापन है, ये आपका दोहरा चरित्र है कि किसी ने पैर रख दिया तो आप बिलबिला जाते हैं। इसीलिए बिलबिला जाते हैं क्योंकि आपको आईना ना दिखाया जाए। आप अपनी की तुलना कहते हैं कि आपको विश्वगुरु कहा जाए, लेकिन काम आप क्या कर रहे हैं? समाज में नारी को देवी कहेंगे, लेकिन इसी देश में हाथरस जैसी घटना होती है जहां रात में 2 बजे लाश जला दी जाती है बेटी की। इसी उत्तराखंड में एक से ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हैरान करने वाली हैं। जिस मुख्यमंत्री का काम राज्य का शासन चलाना, जन कल्याण के कार्यों को संपादित करना है, पिछले मुख्यमंत्री की छोड़ी हुई गंदगी को साफ करना है, पहाड़ के हमारे 1 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों की जिंदगी को अपलिफ्ट करना है, वो मुख्यमंत्री रिप्ड जीन्स पे फंसा हुआ है। तो बचे हुए 9 महीने में आप इस मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करते हैं?
इसीलिए मैं कह रहा हूं, जीन्स नहीं फटी है, सोच फटी है, विचार फटे हैं, मानसिकता कुंठित है। और बेहतर होता, और अगर वो सच में जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं और संविधान की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, संविधान का आदर करते हैं, महिलाओं का आदर करते हैं, तो तीरथ सिंह रावत को सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना करना चाहिए। उस महिला से क्षमा याचना करनी चाहिए जिसके लिए उन्होंने अपमानजनक शब्द कहे। उस मासूम बच्ची से माफी मांगनी चाहिए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी, जिसके ऊपर भद्दा कमेंट कर रहे थे तीरथ सिंह रावत कि वो बदन दिखाने आई थी यूनिवर्सिटी में। उससे माफी मांगनी चाहिए। उनके अपना भी परिवार है, उनकी अपनी बच्चियां भी जीन्स पहन के, बच्ची भी जीन्स पहन के जाती है, तो इस पर तीरथ रावत क्या बोलेंगे? दूसरों की बच्चियों पे आप उंगली उठाते हैं, दूसरों की बहन बेटी पर उंगली उठाते हैं, अपने परिवार के बारे में भी तो कुछ बोलिए। तो इस प्रकार का आचरण दोहरा है, कुंठित मानसिकता है, और जेंडर इक्वालिटी की बातें बिल्कुल कोरी साबित हुई। और उम्मीद यह की जा रही थी कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व हो सकता है तीरथ सिंह रावत पर कुछ बयान जारी करे, लेकिन सबने खामोशी अख्तियार कर रखी है। किसी ने कोई बयान नहीं दिया है कि महिलाओं का इतना बड़ा अपमान रिसेंट डेज में अपने बयानों के जरिए किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने शायद ही दिया हो। कुछ बयान सुने आप, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एनजीओ चलाती हूँ, एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हूँ, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो मत करना। थी पहाड़ की पर चंडीगढ़ की से आई, श्रीनगर आई, और उसके आप क्या बोलते हो, कट क्या बोलते, पहली बार नया नया, तो ऐसे दिख रहे थे लड़के उसको कि बस आ गई बंबई से है कोई, क्यों। और उसका कुछ दिन ऐसा मजाक बना, ऐसा मजाक, क्योंकि सारे पीछे भागना शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो, क्यों, और बदन दिखा रहे हो। महिला विरोधी जो मानसिकता है वो भारतीय जनता पार्टी की इनके मुख्यमंत्री रोज उजागर करते हैं। इसी तरह के सोच की वजह से आज जो विमेन के अगेंस्ट में क्राइम हो रही है उनको प्रोत्साहन मिलता है। मुझे तो नहीं लगता है कि ये मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, और इनके राज में महिलाओं के अधिकार तो कतई सुरक्षित रह ही नहीं सकते। महिलाओं का ये अपमान है, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है कुछ मुंह पका बीमारी तो आप तक नहीं पहुंच गई है। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। रितु रावत भारतीय जनता पार्टी से हैं, ताहिरा हसन जी बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आराधना मिश्रा जी नेता विधानमंडल दल हैं, कांग्रेस की जानी मानी प्रवक्ता हैं, तेजस्विनी सिंह सोशल वर्कर हैं, मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, दिव्या शर्मा जी जानी मानी शिक्षाविद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी। आज वीरेंद्र जी और हमारे अलावा पूरा महिला पैनल है। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए। रितु रावत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको भी यही लगता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को अपने इस प्रकार के आचरण और आपराधिक तौर तरीकों के लिए और महिलाओं के सार्वजनिक अपमान के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए? ब्रजेश जी, मैंने आपकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और आपकी एक एक बात इतनी सच्ची थी कि आज भी इस देश में कि महिलाओं को देवी मानने के बावजूद भी लोग उसके संस्कारों को उसके कपड़ों से तुलना करते हैं। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों पर, जब चाहे मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं, किसी भी पार्टी में जब लोग महिलाओं के बारे में इस तरह के शब्द करते हैं तो हम चैनल पे बैठ, मैं आपके खुले मन से सराहना करता हूं। आप जैसी महिलाएं भारत की राजनीति के लिए और समाज के लिए जरूरी हैं, और मैं खुले मंच से आपके बयान की सराहना करता हूं और आपके साहस की सराहना करता हूं। कि मुझे इतनी शर्म आती है कि ऐसे लोगों को हम सीएम बना देते हैं, नेता बना देते हैं। क्या ये इस लायक हैं जो महिलाओं को दोहरी नजर से देखते हैं? मतलब मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि उत्तराखंड के हमारे 1 करोड़ भाई बहनों की किस्मत बदलेगी। एक व्यक्ति हटे हैं जो काम नहीं कर रहे थे, एक व्यक्ति आए जो अब अच्छा काम करेंगे। पर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि एक व्यक्ति, उत्तराखंड में महिला केंद्रित राज्य है वो,
जहां महिलाएं लीडर्स की भूमिका में हैं, वहां एक मुख्यमंत्री इतना जेंडर बायस्ड है। अफसोस होता है मुझे। ऋतु जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अफसोस वाली बात ही है कि जब हम भारतीय सभ्यता संस्कृति की बातें करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बातें करते हैं, तो कहाँ सशक्तिकरण है? अब महिलाओं को तो किस नजरिए से देखते हैं? क्या अपने घर में बहन बेटियों को भी इसी नजर से देखते हैं? मुझे वाकई बड़ी शर्म महसूस हो रही है आज चैनल पे बैठकर कि मैं ऐसे पुरुषों के बीच में हम काम करते हैं, हम भी एक महिला हैं, घर से बाहर आते हैं काम करने के लिए, हम सामाजिक काम करें या राजनीतिक काम करें, हम अपने बच्चों को छोड़कर आते हैं, तो क्या पुरुष हमें इस तरह की मानसिकता से देखते हैं? वो हमारे काम को नहीं देखते, हमारे कपड़ों से हमारा आकलन करते हैं? तो मतलब मेरे को इस देश में जो आपने कहा, आपकी बातों में इतनी सच्चाई थी और शायद दर्द भी था कि कुछ हमारे देश में ऐसे पुरुष भी हैं जो इन बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और सोचते हैं कि महिलाओं को हम दर्जा तो दे रहे हैं कि महिलाएं बराबर है, पर महिलाएं बराबर कहाँ आ पा रही हैं? क्योंकि इनकी रोज की इस तरह के बयानबाजी, वो किसी भी पार्टी में हो, क्या लाइमलाइट लेने में करते हैं? क्या उनकी सोच ऐसी है? ये महिलाओं की सोच नहीं, ये पुरुषों की अपनी गंदी सोच है जो महिलाओं को इस नजरिए से देखते हैं। और मुझे तो शर्म आती है आज कि इस तरह के एक सीएम ने ये बात कही। मैं नहीं कहूंगी कि मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं, मैं भाजपा की प्रवक्ता होने के बाद भी मैं पहले महिला हूं, मेरी भी बहन बेटी है, मैं भी बाहर जाती हूं। आज समय बदल चुका है, पुरुष क्या महिला क्या सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे पुत्र पुत्रियां, तो हमें उनको उस नजरिए, कपड़ों के नजरिए से देखेंगे, उनके काम के नजरिए से नहीं देखेंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि उनकी मैं निंदा करती हूं और मुझे शर्म है। थैंक यू सो मच। और मैं आपके साहस की सराहना करता हूं कि आप जैसी लीडर्स की वजह से ही आज महिलाएं इतनी मुश्किलों के बाद भी आगे बढ़ रही हैं और जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनको करारा जवाब भी दे रही। आराधना मिश्रा जी सार्वजनिक जीवन में बहुत लंबे समय से हैं और तमाम अच्छे और बुरे दौर वो देख चुकी हैं। इस वक्त कांग्रेस में नेता विधानमंडल दल हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत स्वागत आराधना जी आपका। महिलाओं के सामने तो वैसे भी बड़ी चुनौती रहती है राजनीति या सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने की। तीरथ सिंह रावत जैसे लोग जब इस तरह के ओपन स्टेटमेंट देते हैं तो उस वक्त आप लोग के मन में किस प्रकार के विचार आते हैं और इसको आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं? आराधना जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही, मैं कोशिश करूंगा कि उन तक मेरी आवाज़ पहुंचे। तेजस्विनी सिंह जी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। तेजस्विनी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महिलाओं के प्रति इस प्रकार की सोच एक चीफ मिनिस्टर की, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं? देखिए, अगर एक दृष्टिकोण की बात की जाए तो हम लोग बहुत चौंक गए हैं ऐसे स्टेटमेंट। और जैसे एक आम सड़क छाप लोग कमेंट करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो एजुकेशन की प्रॉब्लम है, बेसिक्स में प्रॉब्लम है इन लोगों को क्योंकि इनका एक्सपोजर नहीं है। तो एक चीफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, आप वहाँ पे बैठे होते हैं तो ना आप किसी कास्ट, ना किसी रिलीजन और ना ही किसी जेंडर के प्रति बायस्ड होके बात कर सकते, क्योंकि पर्टिकुलर वो जो आपका राज्य है, वो स्टेट आपके अंडर में है और न जाने करोड़ों लोग की जिंदगी आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो कहीं ना कहीं हम अपने देश में ये दो चीजें देख के आ रहे हैं। जेंडर बायस होना तो अब बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, रिलीजन को भी लेके आप बायस नहीं हो सकते हैं। तो या तो आप उस पोजीशन पे मत बैठिए, आप शासक मत बनिए। अगर आप शासक बन रहे हैं तो पहले तो आप न्यूट्रल होके चलिए। तो ये बहुत छिछोरी सी बात हो जाएगी जहाँ पे आप महिलाओं को एक जरा सा बस आपने आंक दिया। मैं ये बात बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बोलती आई हूँ कि क्या महिलाओं के बिना आप पूरी सृष्टि का निर्माण कर सकते हैं? ये सिर्फ जेंडर और वंश बढ़ाने की बात नहीं होती है। अगर दुनिया से एक झटके में मैं महिलाओं को गायब करने की बात करती हूँ कि गायब करके आप दुनिया देखिए ना, चलाए ना पूरे पुरुष मिलके, दुनिया को चलाएं, आगे बढ़ाएं, कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। तो जब उनका काम नहीं चल सकता, भारतीय कानून के तहत ये अपराध भी है कि आप किसी महिला को घूरें, और उन्होंने खुद स्वीकारा कि ऊपर से नीचे तक, गमबूट से लेकर ऊपर तक वो घूरते रहे। ये अपराध है, क्राइम है, और उस महिला को चाहिए कि मुख्यमंत्री पर एफआईआर करे। नहीं, ये चीज मुख्यमंत्री एक बहुत, मैंने बोला बहुत बड़ा अहदा हो जाता है। वहां पे रह के अगर आप ऐसी बातें करते तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं समाज को, और क्या जो यूथ है उनको क्या मैसेज जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। करेक्ट बात है। आपको ये बात तो पता होगी कि चाहे किसी भी कोई भी फील्ड हो, आज भी हम लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं।
इतना इस मुकाम पे पहुंचने के बाद भी हर एक लड़की को उस प्लेटफॉर्म पे स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और आज जब हम सोसाइटी को, एक इंडिया को बेहतर देश बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वहां पे आपने वही 200 साल पुरानी बात, एक ओछी सी बात कर दी, उस महिला का मॉरल डाउन कर दिया। आराधना मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद है, बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में है और नेता विधानमंडल दल हैं कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में। आराधना जी, किस प्रकार के तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा, गैर बराबरी महिलाएं झेलती हैं सार्वजनिक जीवन में, और उस पर से तीरथ सिंह रावत जैसे सिटिंग चीफ मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट कितनी तकलीफ देता है आप लोगों को? देखिए, आज के दौर में भी महिलाओं को, जो सार्वजनिक जीवन में हो या किसी भी जीवन में हो, उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर मुझे अफसोस है कि जिस तरह का बयान आज एक मुख्यमंत्री का आया है जो जिम्मेदार और संवैधानिक पद पर बैठा हो, बहुत ही दुखद और शर्मनाक है। पर आप एक बात को ब्रिजेश जी ध्यान दीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी संकीर्ण विचारधारा है। ये कोई पहला बयान नहीं आया है, इसके पहले भी भारत की बेटियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इस तरह के घिनौने बयान दिए हुए हैं। मुझे याद आता है कि जब घटनाएं बड़ी हुई, जहाँ पे बेटियों के बलात्कार हुए, जहाँ पे इस तरह की बातें हुई, तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान। और सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि जो महिला नेता आज भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पदों पे बैठी हैं, आज वो एक शब्द उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में और कांग्रेस की विचारधारा में। देश को पहला महिला प्रधानमंत्री अगर किसी ने दिया तो इंदिरा गांधी के रूप में कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष अगर शीर्ष पद पे हमारे यहाँ कोई बैठी है तो हमारी नेता सोनिया गांधी बैठी है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, अगर आप मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, संगठन में कोई शीर्ष पद पर इनके यहाँ किसी महिला का कोई नाम मुझे बता दीजिए। ये इनकी संकीर्ण विचारधारा, इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, पर हम आप कितनी बार इन 4 सालों में आपके चैनल पे डिबेट करने बैठे हैं। हाथरस जैसी घटना हुई, उन्नाव जैसी घटना हुई, शाहजहांपुर में कितने नाम गिना दूं, और आपने पूरी हमेशा ईमानदारी से इन इश्यूज पे डिबेट की है। आज अफसोस की बात मुझे सबसे बड़ी लगती है कि इतने समय बीत गया, क्या मुख्यमंत्री ने माफी मांगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने या माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने या गृह मंत्री जी ने या शीर्ष नेतृत्व ने, किसी ने भी कम से कम बीजेपी को तो उनको अपने उनसे डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, उनके बयान से अपने को दूर कर लेना चाहिए था। मैं सहमत हूं आपकी इस बात से, बिल्कुल, और दूर नहीं करना चाहिए। इस पे भारतीय जनता पार्टी को अगर वाकई वो महिलाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बयान को वाकई कहती है तो मुकदमा कायम होना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री पे, उन धाराओं पे जो आज हमारे संविधान का दंड संहिता का हिस्सा है। थैंक यू मैम। तत्काल मुकदमा कायम होना चाहिए। जिस तरह का उन्होंने घूरने की बात कही, जो भी बात कही, इसमें तत्काल उनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को उनको निष्कासित करना चाहिए इस घृणित बयान को, और पूरे देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। नाहिद लारी खान जी, जब मैंने बयान सुना तो मुझे सहसा विश्वास नहीं हुआ। मैंने 2 बार सुना, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक चीफ मिनिस्टर ऐसी भाषा बोल सकता है, वो भी महिलाओं के कार्यक्रम में। फिर मैंने तीसरी बार सुना और मैं सर पकड़ के बैठ गया। मुझे बेहद अफसोस हुआ। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह के बयान से वाकई में आज पूरा देश हैरान हो गया है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि आप देखें कि अंधों के हाथ जो है बटेर लग गई है। ये मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री होने के लायक नहीं है। बस ये सरकार चल रही है और ये यही देश है जहां चमड़े का सिक्का भी चलता था, इसी तरह इनकी सरकार भी चल रही है। धरती पर तो इनकी सरकार रेंग रही है। अगर आप तीरथ सिंह रावत जी की बात करें तो जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो आरएसएस की काली टोपी पहनकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसी काली टोपी वाले गुंडे की जैसे भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। और मुख्यमंत्री जी अगर वाकई में महिलाओं के लिए चिंतित थे तो जैसे उन्होंने पद संभाला तो सबसे पहले उनको जो है, जो बीजेपी का उत्तराखंड का रेपिस्ट एमएलए है नेगी, उसको जो उसकी विधायकी निरस्त करनी चाहिए थी। तब महिलाएं कुछ सोचती कि हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग तो सब लोग बहुत लंबे समय से राजनीति में हैं,
आप लोग एक महिला के तौर पर कितनी मुश्किलें आप लोगों के समक्ष आती हैं? इस प्रकार के बयान जब सुनती हैं तो कितनी पीड़ा होती है? बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है जब हम इस तरह के बयान सुनते हैं। आप ये देखिए कि तीरथ जी को उस महिला को घूरने का पूरा वक्त मिल गया, उसके बूट से लेकर फटी जीन्स तक देखने का टाइम मिल गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि इसी भारत देश की, भारत मूल की महिला पूरे विश्व में जो सबसे पावरफुल देश है अमेरिका, उसकी उपराष्ट्रपति है जिनका नाम है कमला हैरिस, उन्होंने अपनी मजबूती से, अपनी ऋतु जी मेहनत के इंतजार बल पर करिएगा, उन्होंने पहले ये राउंड के चुनाव- बाद आऊंगा आपके पास। जी, आप उन्होंने कंटिन्यू। अपनी मेहनत के बूते पर चुनाव जीता है और उन्होंने भारत की महिलाओं को गर्व बढ़ाया है। लेकिन बीजेपी के लोग ऐसी बातों से खुश नहीं होंगे, वो नहीं चाहते कि भारत की महिलाएं जो उच्च पदों पर बैठे। आप देखिए, एकमात्र महिला सीएम ममता दीदी, उनको भी हराने के लिए बीजेपी ने सारी एड़ी चोटी का जोर लगाया है। शीर्ष नेतृत्व से लेकर छोटे नेता तक रोज वहां जा रहे हैं, बयानबाजी, गंदी बातें कर रहे हैं। सिर्फ ये ममता दीदी का बात नहीं है, आप इतिहास देखें, जब जयललिता जी जो है जीवित थी और जब वो चीफ मिनिस्टर थी, तब भी बीजेपी ने उनके खिलाफ ब्यूगल फूंक रखा था। लेकिन आज आप देखिए कि वही तमिलनाडु है, वहां पे एक पुरुष सीएम है, तो वहां भी चुनाव है, लेकिन वहां बीजेपी किसी किस्म का हंगामा नहीं कर रही है। 20 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो ये बीजेपी की महिला विरोधी मानसिकता है, ये आरएसएस की महिला विरोधी मानसिकता है, और ये मानसिकता से जो है ये गाय बगाए इनकी मानसिकता उजागर हो जाती है। जी, ताहिरा हसन जी, ये बेहद हैरान कर देने वाला, बहुत ही तिरस्कार करने वाला और महिलाओं के लिए एक बेहद अपमानजनक, संविधान की शपथ लेकर उच्च पद पर आसीन एक मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, जिसमें अपराध भी छिपा है, जेंडर बायस्डनेस भी छिपी हुई है और एक महिलाओं के प्रति अपमानजनक भावना भी छिपी हुई है। आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूं। देखिए, मैं तो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम करती हूं और मेरा कहना है कि उनका सीएम जो है इस वक्त उत्तराखंड के, उनको ही हैज नो राइट टू रिमेन सच ए रिस्पॉन्सिबल पोस्ट। उनको ये समझना होगा कि वो सबसे बड़े लोकतंत्र में एक स्टेट के सीएम हैं, तो जाहिर है जब निर्भया के बाद, जैसे आपने मेंशन किया, वो बिल्कुल सही कहा, एक मजबूत कानून बना। मैं भी अपने आप को लकी मानती हूँ, खुशनसीब मानती हूँ कि मैंने भी उसमें इनपुट दिया था अपना। उसमें ये दिया हुआ कि अगर कोई घूरता है तो वो भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, और वो भी एक चीफ मिनिस्टर जो एक स्टेट का हेड है, वो इस तरह से महिला के बारे में बता रहा है और उसका बूट पहनती है। मेरे एक चीज समझ में नहीं आई ब्रजेश जी, कि वो चीफ मिनिस्टर कहना क्या चाहते थे, कि बूट महिला नहीं पहन सकती। अगर महिला बूट पहन रही है तो वो एनजीओ नहीं चला सकती। नहीं, अगर जीन्स पहनती है, गमबूट पहनती है और अगर उसकी जीन्स फटी है तो वो अच्छे संस्कार नहीं दे सकती है। घूंघट में बलात्कार होता है, वो संस्कारों की बात करते हैं। भारतीय ड्रेस में बलात्कार होता है, उनको बलात्कार में कुछ बोलना चाहिए था, वहां संस्कार की बात करना चाहिए था। ये कौन सी संस्कार की बातें सिखाना चाहते हैं, जिसमें महिलाओं को बिल्कुल एक किनारे खड़ा करके बात करना चाहते हैं। और इस तरह के स्टेटमेंट्स देखिए, यही वजह है कि महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को हम रोक नहीं पा रहे हैं जी। चाहे कितना मजबूत कानून हमने लड़के पा लिया है, लेकिन आज भी महिलाओं पे होने वाली हिंसा नहीं रुक रही है, क्योंकि ये गलत प्रेसिडेंट सेट करता है। मैडम, ये एक तरह का माइंडसेट है, एक तरह की कुंठित सोच है। आपको याद होगा कि हाथरस में क्या हुआ था, आपको याद होगा कि उन्नाव में क्या हुआ था। इस उत्तर प्रदेश में विक्टिम शेम की कोशिश की गई, बलात्कार की शिकार हमारी बहनों के साथ, इस प्रदेश की महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। इसी प्रदेश में भी तो हुआ है, कोई उत्तर प्रदेश अलग थोड़ी है। आराधना जी रुकिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। किसी स्टेट का हो, किसी पार्टी का हो, अगर महिलाओं के प्रति अपमानजनक कोई टिप्पणी करता है तो ये आधी जमीन देखिए अब इसका सहने वाली नहीं है। नहीं, बट आई अप्रिशिएट कि आज आप सब लोग एक हैं। नुकीले चुभीले सवाल करेंगी जी, और जवाब देना होगा। थैंक यू। इन नेताओं को चाहे किसी पार्टी में हो। ओके, दिव्या शर्मा जी, आप तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं। क्या जीन्स पहनकर कोई महिला अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकती है? सर, ये थोड़ी सी अजीब बात है जो मैं कहना चाहूँगी, मुझे भी समझ में नहीं आई, क्योंकि हमारी संस्कार सिर्फ कपड़ों पे नहीं टिके हुए हैं। कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छे सोसाइटी को बिलोंग करता है, लेकिन आप उसके कपड़ों से जजमेंट नहीं दे सकते हैं। अगर हम मंत्रियों की बात करें तो वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अगर वो इस तरीके के बयान देंगे महिलाओं को लेकर के, तो मुझे लगता है कि वो हमें तो समान अधिकार दे ही नहीं सकते। अगर हम आज 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, 21वीं भारत की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दे रहे हैं, और वहाँ पे अगर आप इतनी छोटी सोच रख रहे हैं कि आप जीन्स को लेकर के एक महिला पे इस तरह की टिप्पणी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत ही शर्मजनक बात है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एक बार अगर हम सोच के देखें, 3 से 4 महीने की जो बच्चियाँ होती हैं वो कौन से ऐसे कपड़े पहनती हैं जिसके बाद भी उनका रेप होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप सिर्फ कपड़ों को देख करके अपने मैडम मैं तो judgment गिना pass रहा हूँ, कर आप रहे हैं। हाथरस की गुड़िया को देख लीजिए, बिल्कुल, उन्नाव की बिटिया को देख लीजिए, अंबेडकर नगर की बच्ची को देख लीजिए, शाहजहांपुर की बच्ची को देख लीजिए, लखनऊ की घटना देख लीजिए, प्रयागराज की घटना देख लीजिए। मैं आऊँगा आराधना जी आपके पास। उन बच्चियों ने तो जीन्स भी बेचारियों ने नहीं पहनी थी। इतने गरीब लोग थे कि उनके पास तन ढकने के ठीक से कपड़े नहीं थे, वो जीन्स कहाँ पहनेंगी। पर उनके साथ क्या हैवानियत हुई। आज भी कलेजा कांपता है जब वो खबरें देख कहीं सामने आ जाती हैं, तो मन विचलित हो जाता है कुछ घंटों तक। बिल्कुल सर, और कहीं ना कहीं जब आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं जो क्राइम को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप इस तरीके की बातें कह रहे हैं तो वो आपकी मानसिकता को दर्शाता है, और इस तरीके के बयानबाजी मंत्रियों को तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो वो आपकी कहीं ना कहीं शिक्षा को भी दिखाता है कि आप कितने शिक्षित हैं, क्योंकि आपने कितनी डिग्रियां हासिल की हैं उससे बिल्कुल नहीं पता लगता कि आप कितने शिक्षित हैं, लेकिन आपकी बातों से, आपके विचारों से पता लगता है कि आपने कितनी ज़्यादा पढ़ाई की है। तो मुझे लगता है अगर हम एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि पहले हम अपनी सोच को बदलें। ओके, रितु रावत जी कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए मैडम, प्लीज गो अहेड। मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब आपने डिबेट शुरू किया था। मतलब एक पुरुष होने पर भी आपने उन बातों को बड़ी गंभीरता से लिया और उस दर्द को भी समझा महिलाओं के। लेकिन जब कांग्रेस की प्रवक्ता और सपा की प्रवक्ता ने सिर्फ राजनीति करना शुरू की तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ भारत के प्रधानमंत्री इस तरह जब महिलाओं की बात एकजुट हो जाना चाहिए। सिर्फ एक आप सबको एकजुटता की आवश्यकता है, आप लोगों को एकजुटता की आवश्यकता है। प्लीज यहाँ राजनीति मत करिए। नहीं जी, मैं राजनीति करने नहीं आई हूँ। मैंने पहले ही डिबेट शुरू होते ही बहुत निंदा की, और मैंने आपके चैनल पे बैठ के, लाखों लोग इस चैनल को देख रहे हैं, मैंने कहा कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और आप राजनीति कर रहे हैं। आजम खान जी ने किस तरह जयप्रदा को कहा था, मैं इस बात को यहाँ पर मैंने नहीं कहा, मैंने यहाँ पर राजनीति नहीं की, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूं आपकी सराहना रितु जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एकजुट होकर आप सबको एकजुटता की आवश्यकता है, पार्टी लाइन से हटकर बोलने की जरूरत है। सिर्फ महिलाएं हैं, और महिलाओं के लिए जहाँ भी कुछ गलत होगा हम सब बहनों को एक साथ हो जाना चाहिए। और आप राजनीति आई अप्रिशिएट बिल्कुल ठीक बात कही आपने, आप सबको एक होने की जरूरत है। जितने भी है ना राजनीति में, बहुत अच्छी बात कही, बोल के चले, और आप जैसी महिलाएं सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस की प्रवक्ता। ओके, बीरेन सिंह जी आ गए, थैंक यू रितु जी, प्लीज वेट। ओके, अरे आपकी सरकार आपके बीजेपी रेपिस्टों का सपोर्ट थैंक यू ना आप गलत कर रहे हो आपकी सरकार। ओके, सिर्फ बीरेन जी को लाया जाए स्क्रीन पे। थैंक यू, आप दोनों कृपया लड़े नहीं, शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। मेरा निवेदन स्वीकारिए और शांत हो जाइए, मेरा निवेदन स्वीकारिए। थैंक यू, हिफाजत हो, थैंक यू। इतनी हिम्मत ना हो कि वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। करेक्ट बात है, बिल्कुल ठीक। मिश्रा जी ओके, थैंक यू। बीरेन जी आप बोलिए कि इस प्रकार का स्टेटमेंट एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का, ये बहुत अफसोस की बात है कि महिलाओं के प्रति एक चीफ मिनिस्टर इस प्रकार की धारणा रखता है। वीरेन सिंह जी। बिल्कुल, देखिए भारत में जैसे देश में पहनावे से लोगों का नज़रिया बदलता है, ये बात कही जा सकती है, लेकिन आप किसी को भौड़ेपन पे, किसी के कोई ऐसा जो असामाजिक लगता हो उस पर तो बोल सकते हैं, लेकिन जब आज के ज़माने में बेटियों को, महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जा रहा है और वो पुरुषों के साथ बराबरी पर हैं, तो इस तरह से उनके कपड़े पर, उनकी स्कर्ट पर, जीन्स पर ये टिप्पणी अपने आप में बड़ी अमर्यादित है और इसे कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। बीजेपी में आज वो सारी बड़ी बड़ी नेत्रियां चुप हैं जो महिला सम्मान के लिए बहुत बार मैदान में उतरी हुई हैं, और ये दुर्भाग्य है कि अगर बीजेपी के अलावा विपक्ष का कोई नेता आज ये बयान दिया होता
तो शायद वो अब तक देशद्रोही घोषित हो चुका होता। लेकिन जो सत्ता में है वो कुछ भी बोलें, इसकी छूट नहीं होनी चाहिए। अब जिस जीन्स को लेकर चर्चा हो रही है, पहले तो सबसे पहले ये जानिए कि इसको हम लोग डैमेज जीन्स कहते हैं। जब बाज़ार में आप खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो वो कहता है कि डैमेज जीन्स दिखाएं आपको, तो ये फटी जीन्स उसको बोलते हैं। लेकिन ये फटी जीन्स का विवाद आज कोई नया नहीं है, कई बार इस पर लोगों ने उल्टी सीधी बातें करी हैं। सबसे बड़ी बात यह है जी कि जब तक हम लोग जिंदा हैं, पहनावे को लेकर, महिलाओं को लेकर तमाम तरह की टिप्पणी करते हैं उन पर, लेकिन हर कोई ये जानता है कि जब आप मर जाएंगे जिस दिन, उस दिन सबके कफन का रंग एक होगा और एक ही कपड़ा होगा। और इसलिए किसी के पहनावे पर इस तरह से टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अब बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री इस पर बोल दे, तो तीरथ सिंह रावत अपनी छीछा लेदर कराने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। और उन्होंने महिलाओं के प्रति जो ये बयान दिया है वो कुंभ के स्नान से भी अब साफ नहीं होगा। ये बीजेपी के लोग इस बात को जानते हैं, या हम आप जितने लोग बैठे और सुन रहे हैं, हम आप बाहर काम सुकून से तभी कर पाते हैं, तभी कमा पाते हैं 4 पैसे, जब हमारे घर को महिलाएं संभालती हैं। अन्यथा ना हम आप सुकून से रह सकते हैं और ना 4 पैसे कमाकर अपना परिवार चला पाएंगे। महिलाओं की महत्ता देखिए कि पुरुष अपने जीवन की चाहे जितनी बुलंदी को छू ले, लेकिन उसके पीछे जो उसका परिवार है वो महिलाएं ही देखती हैं, और उनका बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। असल में बीजेपी में एक समस्या यह है कि भाई वो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, रसोई गैस पर, पेट्रोल के दाम पर, गन्ना के भुगतान पर, अपराधियों पर, अपराध पर, भ्रष्टाचार पर ये ज़्यादा बात नहीं करते, ज़्यादा चर्चा नहीं करते। इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरह से कभी हिंदू मुस्लिम का, कभी लाउड स्पीकर का, कभी महिलाओं का ये मुद्दा चलता रहा है, तो उससे उनको फायदा मिलता होगा जो भी हो। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ लड़ाई होने लगी डिबेट में, ये लड़ाई का विषय नहीं है प्रवक्ताओं की कौन पार्टी किसका समर्थन कर रहा है। हर पार्टी में महिलाएं हैं और इस देश की जनसंख्या में 50% महिलाएं हैं। और बीरेन जी, मैं कहना चाहता हूं कि हर पार्टी में महिलाओं के साथ भेदभाव है, कोई बीजेपी अकेले नहीं है। कौन सी ऐसी पार्टी जहां महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं है? देखिए, भेदभाव बातें सब करते हैं, सम्मान तो देते नहीं। 33% आरक्षण की बात आती है वो भी नहीं करते। तो हम आप भी चर्चा कर रहे हैं कि कुछ समाज में जागरूकता आए। भाई, पति पत्नी का झगड़ा और टीवी का डिबेट ये दोनों एक तरह का है। ये आखिरी तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि फैसला क्या हुआ। ये ऐसे ही चलता है इस देश में। तो हम लोग तो भाई, हमारा देश जो है वो सभ्यता, संस्कृति, आदर्श, सौहार्द, पहनावा, भाषा, भोजन, विविधता, अखंडता, इन सब नामों से मिलकर बना है। पर आपको भी निंदा करनी चाहिए तीरथ सिंह रावत की। देखिए, मैं घनघोर निंदा करता हूं, लेकिन यह भी कहूंगा कि अगर तीरथ सिंह रावत को या किसी मुख्यमंत्री को अपनी बहन बेटियों के पहनावे पर शर्म आती है, तो एक चीज़ वो याद रखें कि जीवन में 2 जगह आपको शर्म नहीं करनी है। एक तो अपनी माँ के पहनावे पर और दूसरा अपने पिता की गरीबी पर। हमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हर परिस्थिति में पुत्र के लिए वात्सल्य रखते हैं, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, और उनका जीवन अपने बच्चों को ही समर्पित होता है। जी वीरेन जी। तो वो खुद कम कपड़े पहनकर, भूखे रहकर परिवार को चलाते हैं। हम लोग उस समाज में आते हैं, हम कोई विदेश में तो है नहीं कि भाई 18 साल का हुआ बच्चा जाओ अपने मन से लड़का लड़की चाहे जहाँ रहो, चाहे जिसके साथ रहो, अलग घर में रहो। ये तो भारत में ये सब व्यवस्थाएं हैं। अब इसको देखिए, जानने की बात है। एक बात और कहूँगा कि जीन्स पहनकर समाज में रहने वाली महिलाओं को जो लोग गलत समझते हैं, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है कि साड़ी पहनकर या सलवार सूट पहनकर आपके घर में शादी विवाह आने वाली लड़की आपके माँ बाप का अपमान नहीं करेगी और जीन्स पहनकर आने वाली लड़की आपके माँ बाप को अधिक सम्मान देगी।
तो ये संस्कारों की बात होती है, पहनावे का कोई मतलब ही नहीं है जीवन में। जीन्स पहनने वाले भी हमारे माँ बाप को अत्यधिक सम्मान दे सकती हैं महिलाएं, और साड़ी पहनने वाली भी माँ बाप के जीवन में कला घोल देती हैं। सबका वो उसका चरित्र अलग है, कपड़े से उसका कोई लेना देना नहीं है। जी वीरेंद्र जी। बहरहाल बहन बेटियां हमारे लिए हमेशा पूज्य रही हैं इस धरती पर, और सबके लगभग बेटियां होंगी, और बेटियों को हर पिता बहुत ज़्यादा स्नेह करता है। और उनकी बात, बेटियों को तो कहा गया है कि वो चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, बच्चे जो होते हैं वो अभिभावक के माँ बाप की तरह होते हैं। तो चलिए मैं 4 शब्द कहूँगा, जो बंदिशें लगाते हैं वो सुने। कि कहते हैं आज़ाद हो तुम, फिर क्यों उड़ने की हद बता देते हो, और बताकर आसमान को तुम्हारा और पाँव जमीन भी हटा देते हो, और ख्यालों पर लगाकर पाबंदी इसे अपनी तहजीब बता देते हो, और खुद की नियत का कसूर भी जाने कैसे तुम पहनावे पर लगा देते हो। जी वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्विनी सिंह जी के पास चलता हूँ। तेजस्विनी जी, एक महिला के लिए जहाँ पर जो आगे बढ़ रही हो, सार्वजनिक जीवन में हो, सामाजिक जीवन में हो, प्रोफेशनल्स हों, उनके लिए कितना मुश्किल होता है कि जब समाज का नज़रिया, विशेष तौर पर राजनेताओं का या फिर समाज के एक बड़े वर्ग का नज़रिया उनके प्रति इस कदर नकारात्मक हो, उस दौरान आप लोगों को फील्ड में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, जैसे कि शुरू से भारत में एक बहुत बड़े बदलाव की बात होती रही कि हम एक बहुत वैसे देश में, एक विकासशील देश हैं, हम नई नई सोचों को एक्सेप्ट करेंगे और महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो बीजेपी का एजेंडा हो या कांग्रेस का। इन लोगों ने हमेशा से ये बातें कही हैं कि आप ग्रो करिए, हम आपको लोन दे रहे हैं, उद्योग बढ़ाइए, आप विदेश जाइए, पढ़ाई करके आइए, शिक्षा संबंधित लोन दे रहे हैं। लेकिन जब मैं अपनी बेसिक की बात करती हूँ, मैं बहुत वेल टू डू हूँ, काफ़ी सफल महिलाओं में गिनती होती है मेरी। लेकिन जब मैं किसी ऐसे पार्टी में जाती हूँ जहाँ पे नेता लोग आ रहे हों या काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको मुख्यमंत्री से भी जुड़े प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे मैं साड़ी निकाल के पहनती हूँ, और रूटीन में मैं साड़ी बहुत कम पहन पाती हूँ। ये पता है, मेरे अंदर एक डर है कि मैं वहाँ पे अगर वेस्टर्न कपड़ों में गई तो कहीं वो मुझे गलत ना आंक ले, कि मैं कोई गलत टाइप की महिला ना हूँ। आप समझ रहे हैं? ये मैं ऐसी हूँ नहीं, लेकिन मुझे बनना पड़ता है समाज के लिए, उस सोसाइटी के लिए जो मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं, तो काफी हमें डर लगता है। तो आप ये सोचिए, आप समझ रहे हैं कि अब आज के टाइम पे लड़कियां सूट, सलवार सूट, और जो भी वो एक ऐसे माहौल में जाती हैं ना, तो वो कहते हैं लोग कि आप वहां जा रहे हो तो थोड़े से कपड़े डिसेंट रखना, इंडियन रखना। तो हम कहते हैं कौन सा हम वेस्टर्न कपड़ों में जा रहे हैं, बट एटलीस्ट जो बेसिक आउटफिट है आपका, कॉर्पोरेट कल्चर का एक बेसिक आउटफिट है, ट्राउजर और शर्ट में जब प्रॉब्लम है, हमने मुख्यमंत्री की बात अभी सुनी, तो यहाँ पे उनकी संस्कारों की बात तो बहुत दूर की बात है। अभी तो सवाल हम मुख्यमंत्री जी अपने परिवार में क्या संस्कार दे रहे हैं, अपनी बेटी और अपने बहू या जो भी रिश्ते उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको वो क्या मानसिक घुटन में रहना पड़ता होगा, इसका अंदाजा हम लोग को हो गया है कि किस तरह से वो इस आराधना मिश्रा जी, आप लोग तो सार्वजनिक जीवन में है, समाज के हर वर्ग से आप लोग इंटरेक्ट करती हैं। आराधना जी, आप लोग किस तरह की चुनौतियों का सामना करती हैं जब इस प्रकार की कुंठित मानसिकता समाज के एक बड़े वर्ग में दिखती हो? तो देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि महिलाएं आज खास करके, चलिए हम लोग तो एक मुकाम पर पहुंच गए, बहुत संघर्ष किया, पर हाँ ये ज़रूर है कि आज भी बेटियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो माँ ये ज़रूर देखती है कि बच्चे क्या कपड़े पहन करके जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। ये माँ नहीं सोचती है कि वो सही है कि गलत, उसको इस बात का डर है कि जिस समाज में वो जा रहे हैं, जो आज परिस्थितियाँ उत्तर प्रदेश की हैं, जिस तरह का अपराध बढ़ता जा रहा है, ये डर है उस माँ के अंदर जो उसको ये सोचने पे मजबूर कर देता है, टोकने पे मजबूर कर देता है। मेरी भी बेटी है, मुझे भी डर लगता है। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपने कहा कि जीन्स, जो घटनाएं हाथरस की हुई या और उदाहरण आपने दिए, वो जीन्स नहीं पहने थी, तो ये अधिकार क्या दिया जा सकता है समाज को, भारतीय जनता पार्टी के राज में, कि अगर कोई बेटी जीन्स पहन के जा रही है तो वो बलात्कार किया जा सके उसका? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। चाहे वो जीन्स पहने हो, चाहे वो साड़ी पहने हो या सूट पहने हो, ये वो देश है जहाँ पे बेटी को देवी का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर राम के पहले सीता का नाम दिया जाता है, कृष्ण के पहले राधा का नाम लिया जाता है, दुर्गा की पूजा की जाती है।
दूसरी बात आपने कही कि कोई भी पार्टी हो जहाँ पे बेटी महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ ब्रजेश जी। मैं दावा कर सकती हूँ, आज मैं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हूँ, तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे कांग्रेस विधानमंडल दल का शीर्ष पद पर बिठाया है। मैं एक महिला हूँ, मेहनत की है मैंने, वो एक अलग बात है, पर अगर ये जज्बा किसी पार्टी में है, मैंने इसके पहले भी आपसे कहा, पहला देश का महिला प्रधानमंत्री इस देश को कांग्रेस पार्टी ने दिया था। मैडम, मैं इस डिबेट को थोड़ा डाइवर्ट नहीं करना चाहता, वरना मैं आपकी पार्टी के 10 यूं नेताओं के ऐसे घटिया स्टेटमेंट बता सकता हूं जिन्होंने महिलाओं के लिए बेहद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किए। लेकिन आज हमारी डिबेट महिला सशक्तिकरण पर। उनकी भी निंदा करती हूँ जी, मैं उनकी भी निंदा करती हूँ। और एक बात मैं बिल्कुल कहूंगी कि मैं पहले एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, एक पत्नी हूँ, उसके बाद मैं एक नेता हूं या सामाजिक कार्यकर्ता हूं। अगर किसी भी बेटी के साथ अन्याय होगा या इस तरह का बयान कोई भी देगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति समाज का हो, उसका मैं विरोध करूंगी और ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं एक बेटी हूं। ओके, नाहिद जी, क्या जीन्स पहनी महिला अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकती, जैसा तीरथ रावत क्लेम कर रहे हैं? ब्रिजेश जी, अगर कपड़ों से ही संस्कार मालूम चलता तो अभी आप पहनावे की बार बार बात करें तो आदित्यनाथ जी तो धार्मिक सम्मानित धार्मिक वस्त्र पहनते हैं, लेकिन काम वो नेतागिरी का करते हैं और जो भाषा और बोली का वो इस्तेमाल करते हैं वो पूर्ण रूप से अमर्यादित है। अभी 4-5 दिन पहले की बात है कि एक सरकारी कार्यक्रम में आदित्यनाथ जी ने कहा कि पहले की सरकारें जब नौकरी भर्ती करती थी तो अपनी बहन बेटियों के लिए वर तलाशती थी। ये कितना घोर, बड़ा घोर अपमान है महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, बहनों के लिए। आप ये समझे कि सरेआम मंच से आदित्यनाथ जी ने महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को अपमानित करने का काम किया। आप ये समझे कि जिनका परिवार नहीं वो क्या समझेंगे? आप एक जनरल, मेरा एक सवाल है आपसे कि महिलाओं के पहनावे को लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो या समाज भी हो, क्यों टारगेट करता है महिलाओं को? देखिए, पहनावे ये इंसान के सोच का, ये जो जिनकी घटिया मानसिकता है वो लोग टारगेट हमें करते हैं। यही सोच तो बदलनी है, इसीलिए ये घटिया मानसिकता है, इस सोच को बदलने की जरूरत है। नहीं, निश्चित रूप से अगर आप मेरी व्यक्तिगत बात करेंगे तो मैं ऐसे समाज से आती हूँ, ना मैंने परिवार में, ना मैंने अपने ससुराल में, ना मैंने अपनी पार्टी में किसी किस्म का महिलाओं के साथ भेदभाव देखा है। महिलाओं को हमेशा सम्मानित करने का काम किया गया है, लेकिन ये समाज में ये एक कीड़ा है कि महिला अगर कैसा कपड़ा पहनी है उस पर जरूर टीका टिप्पणी करते हैं। और ये परेशानी, आप समझिए कि परेशानी खत्म नहीं होगी जब तक बीजेपी सरकार और अगले 100 साल तक बीजेपी ताहिरा हसन जी को लाइए। शुक्रिया आप दोनों, धन्यवाद। ओके, ताहिरा हसन जी, एक मुख्यमंत्री अपनी बेटी की उम्र की लड़की के लिए कहता है कि वो यूनिवर्सिटी बदन दिखाने आती है, यूनिवर्सिटी बदन दिखाने आती है, ऐसा उन्होंने टिप्पणी की बेटी की उम्र की लड़की के लिए। दूसरी बात, उनका ये कहना है कि जो जीन्स पहने, अगर उसमें जीन्स फटी है तो वो अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी? क्या जीन्स का संस्कार से कोई नाता है क्या? बिल्कुल, जैसे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को तो कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल एक पढ़े लिखे और एक हेड, किसी स्टेट के हेड की तरह वो बात ही नहीं कर रहे। वो बिटिया के लिए कह रहे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और बिटिया जा रही है पढ़ने तो आप कह रहे हैं कि बदन दिखाने जा रही है। मुझे लगता है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वो क्यों साइलेंट बैठे हैं? ये खामोश रहने की बात नहीं है। और दूसरी बात मैं बता दूं ब्रजेश जी कि ये जो पेट्रियार्की है ना, ये डीप रूटेड है और ये महिला की सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करती है एक गाइडलाइन के थ्रू। आप सुनेंगे ज्यादातर पुरुष से आप यही सुनेंगे कि वो महिलाएं अच्छी हैं जो 10 से 5 काम करती हैं। वो महिलाएं नहीं अच्छी हैं जो जर्नलिस्ट है, रात में भी स्टोरी कवर करती हैं, साइंटिस्ट है, रात तक रहती हैं। वो निर्भया में भी आपने भी देखा, हमने भी देखा, रात में जो महिला निकलेगी अपने पुरुष साथी के साथ जाएगी, उसके साथ बलात्कार हो सकता है। तो इस चीज की मानसिकता की बात क्या आप कह रहे हैं, इसको बिल्कुल तोड़ना चाहिए। इस सोच को, घटिया सोच को, फटी सोच को तोड़ना, खत्म करना चाहिए। लेकिन उसका इंतजार हम नहीं करेंगे। देखिए, जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन जो हुआ था निर्भया के बाद, तो ये बात तय हुई थी और उसका जिस्ट भी था कि स्टेट एंड इंस्टीट्यूशन विल स्टैंड विद वुमेन, और 3000 करोड़ निर्भया फंड था कि वो लगाया जाएगा कि महिलाओं के साथ इस तरह हीनियस क्राइम बचे। लेकिन एक बात और ब्रजेश जी, क्या महिलाएं, हमारी बच्चियां जो है वो परों पे नहीं हौसलों पे उड़ती हैं। जब हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के लिए लड़ रहे थे कि एक्ट बने,
तो यही पुरुष प्रधान समाज कहता था कि ये महिलाएं जो है गलत बात करती, सबसे ज्यादा सुरक्षित महिला चार दीवारी में है। और हम लोग इसी लखनऊ में जहां जहां जाते थे, हम लोगों को कहा जाता था ये घर तोड़ने वाली महिलाएं हैं। लेकिन हम लोग न डरे, न दबे, न झुके, बल्कि हम नुकीले सवाल पूछते रहे। 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट संसद वालों में सांसद को बना के देना पड़ा हमें। जी दिव्या शर्मा जी, एक एनजीओ चलाना तो समाज सेवा है ना। एक महिला अगर अपना परिवार भी संभाल रही है, अपने बच्चों को भी संभाल रही है, अपने को भी मॉडर्न कपड़ों में रहती है और समाज के लिए भी काम करती है, उसको ये कहना कि वो संस्कार क्या देगी और उसको घूरना और ताड़ना ये अपराध है, ये बात कोई तीरथ रावत को क्यों नहीं बताता? सर, हमारी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम पहली बात तो जब भी कोई डिस्कशन करते हैं, जैसे कि अभी हमारे रिपोर्टर जी बता रहे थे कि हमारे जो डिस्कशन होता है वो उसका कोई कंक्लूजन ही नहीं निकलता है, क्योंकि हम लोग हर चीज के लिए बायस्ड हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग मिलकर इसका कंक्लूजन निकालें, मैं सहायता करूंगा उसमें आप जी। तो थैंक यू सर, बिकॉज आप बहुत ही ज्वलंत मुद्दों पर एक डिस्कशन रखते हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छे टॉपिक्स होते हैं जिस पे हमें सोचना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, रादर देन कि हम एक ब्लेम गेम खेल ले और एक दूसरे को बोले कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। लेकिन अगर हम एक मंच पे आए हैं तो ये हमारा सौभाग्य और हमें इस बारे में सोचना चाहिए। आज जब हम 21वीं सदी की बात करें, आप किसी भी देश की बात करिए, आज भारत इतना हम कुछ कर रहे हैं, हम सारी योजनाएं चला रहे हैं महिलाओं के लिए, बोल रहे हैं उनको हम बराबरी का हिस्सेदारी दे रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा देश इतना पीछे क्यों है? हमारा क्राइम जो परसेंटेज है वो हर दिन बढ़ता क्यों जा रहा है? उसका रीजन है क्योंकि हमारी सोच और नीचे आती जा रही है। हम लोग महिलाओं के प्रति जो सोच है बड़ी दुराग्रही पूर्ण है, दुराग्रह है सोसाइटी के एक बड़े हिस्से में, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी सोच से निकल ही नहीं पा रहे हैं। हम आज भी चाहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पूरे अच्छे से कवर होके बाहर निकले। अगर हम थोड़ा सा अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अगर हम अपना कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कोई एनजीओ शुरू कर रहे हैं, हम घर भी देख रहे हैं, बाहर भी देख रहे हैं, तो वो लोगों को अच्छा ही नहीं लगता है। अगर थोड़ी देर से रात में महिलाएं आ रही है तो ये सोचा जाता है कि वो कुछ गलत करके आ रही हैं या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। इवन जैसे यहाँ पे भी बाकी लोग जो हैं उन्होंने भी यही एक कंसर्न दिखाया कि अगर उनकी बेटियां बाहर निकलती है तो उनके मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि हमारी बच्चियां बाहर जा रही है, जब तक वो घर पे सेफली ना आ जाए तो एक डर बना रहता है। स्वीकारने को तैयार क्यों नहीं है महिलाओं को? क्योंकि हम अपने आप में ही बदलाव नहीं करना चाह रहे हैं, हम अभी भी वही सोच ले रहे हैं और हम विजन देख रहे हैं 21वीं सदी का। तो जब तक हम अपनी सोच को आगे नहीं लेकर आएंगे, ऊपर नहीं उठाएंगे और ये नहीं सोचेंगे कि कपड़े से कुछ नहीं होता है, हमें अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। आप बाहर के देशों में भी देखिए तो महिलाएं बहुत अच्छे से अपने आप को अपडेट करके और हर तरीके के पहनावे पहनती है और वहां पे एक्सेप्टेबल है। तो इसी तरह अगर हम सोच रहे हैं कि इंडिया को आगे तक लेकर जाएंगे, हम अपने बाकी मुद्दों पर ध्यान देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, हमारे और भी चीजें हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि लोगों को स्वरोजगार दिया जाए, वहां पे अगर हम बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल हमें इन सारी बातों से हटना होगा। महिलाओं को भी उतना ही बराबरी का अधिकार देना होगा और अपनी सोच को बदलना होगा। ओके, ऋतु रावत जी, महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले, समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान मिले और लोगों की कुंठित सोच, समाज के एक बड़े हिस्से की कुंठित सोच बदले, इसके लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? आप लोग के पास कोई सुझाव हैं इसके? सर बिल्कुल सुझाव होने भी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं संगठित नहीं होना चाहती हैं और राजनीति की जितनी भी महिलाएं हैं वो जब मंच पे बैठती हैं तो वो अपनी पार्टी की बात करती हैं कि मेरी पार्टी में ऐसा नहीं होता है, हम साफ सुथरे। मैं ये कहती हूँ हमें इस विषय में जाना ही नहीं चाहिए। एक मंच मिलता है हमें महिलाओं को, बड़ी मुश्किल से वो मंच मिलता है, वो हमारी मेहनत की वजह से हम उस मंच तक वहाँ पहुँच पाते। तो हमें संगठित होकर ऐसे पुरुषों का बहिष्कार करना चाहिए, उन पे प्रेशर बनाना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी में कोई भी ऐसा कार्य करेंगे उनके लिए प्रेशर बनाना। लेकिन सपा की प्रवक्ता आजम खान जी के बात पे तो जवाब नहीं देना चाहती, अखिलेश जी के उस पर जवाब नहीं देना चाहती, आप सभी का दिखा रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता का यही हाल है। तो ये सब बातें, अच्छा, मैं अब आप सबसे कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ, कृपया मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, सबको स्क्रीन पे लिया जाए। थैंक यू, सबको स्क्रीन पे लिया जाए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। शांत हो जाएं, दोनों लोग शांत हो जाएं, कृपया शांत हो जाइए। अब मैं एक तसल्ली से मेरी बात सुन लीजिए, आप लोग कृपया शांत सुन लीजिए। ऋतु जी कृपया मेरी बात सुनिए।
आप में से कितने लोगों को लगता है कि इस प्रकार की कुंठित मानसिकता वाले नेताओं का सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए, उनकी मानसिकता बदले, इसके लिए अभियान चलाना चाहिए और महिलाओं को लिए आगे आना चाहिए? जिन्हें लगता है कि तीरथ सिंह रावत जैसी सोच वाले लोगों को अपनी राय बदलने की जरूरत है, वो महिलाएं कृपया हाथ उठाएं। मैं अपना हाथ उठाता हूं। थैंक यू। आप सब ने इसमें सहमति प्रदान की, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये डिबेट देख रहे लाखों हमारे दर्शकों को, भाई बहनों को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वीमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक शब्द नहीं है। आप महिलाओं को सम्मान दीजिए, बराबरी का दर्जा दीजिए, अपनी मानसिकता बदलिए और उनके आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करिए। उनकी राह का रोड़ा मत बनिए, उनकी राह के लिए पत्थर मत बनिए, उनका रास्ता मत रोकिए, बल्कि उनका रास्ता साफ कीजिए। तभी आप एक सच्चे पुरुष कहलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।